शहरी इलाकों में रियल एस्टेट मार्केट में चल रही मंदी की वजह से कई इन्वेस्टर अब एग्रीकल्चरल लैंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को लगता है कि खेती की ज़मीन में पैसा लगाने पर लॉन्ग टर्म में उन्हें बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा और ये रिटर्न शहरी इलाकों में मिलने वाले रिटर्न से ज़्यादा होगा। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने के रिस्क और बेनिफिट्स क्या हैं। देश भर में बाइंग पावर बढ़ने की वजह से लाखों इन्वेस्टर आजकल ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ को ढूंढने में लगे हैं जिनसे वो प्रॉफिटेबल रिटर्न कमा सकें। शहरों में रहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए खेती की ज़मीन में निवेश करना एक पॉपुलर और अच्छा ऑप्शन बनता दिखाई दे रहा है। कई इन्वेस्टर खेती की ज़मीन को एक प्राइम असेट मानते हैं, जबकि कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक फल और सब्जियों के बूमिंग मार्केट को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका फ़ायदा अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कैसे उठाया जाए। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्टमेंट एक सेफ ऑप्शन है। इसमें आप अपनी एक्स्ट्रा मनी को निवेश करके बाकी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड में ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई है। इस इन्वेस्टमेंट सेगमेंट को एग्रो रियल्टी भी कहा जाने लगा है। खेती की ज़मीन में इन्वेस्टमेंट का ये ओवरऑल मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। ख़ासतौर पर कोविड पेंडेमिक के बाद इसमें लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया है। इंडिया के अर्बन इन्वेस्टर्स बड़े शहरों के आसपास के इलाकों और सब अर्बन एरियाज़ में अलग अलग कैटेगरी की एग्रीकल्चरल लैंड के पोटेंशियल रिटर्न्स की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। शहरों में महंगी ज़मीन होने की वजह से और शहरों में ज़मीन की कमी होने की वजह से शहरों के बाहर एग्रीकल्चरल लैंड की डिमांड बढ़ती दिखाई दे रही है। अर्बन इन्वेस्टर्स इस ज़मीन को इसलिए ख़रीद रहे हैं ताकि वो इसे ऊंची कीमत पर बेच सकें या फिर इसका अपने लिए खेती के लिए इस्तेमाल कर सकें। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो एग्रीकल्चरल लैंड शहर की ज़मीन के मुकाबले सस्ती मिल जाती है और इसकी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी मिलती है। डेवलपिंग और इमर्जिंग एरियाज़ में एग्रीकल्चरल लैंड पर ROI हाई है। जिन इलाकों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन या हाईवे जैसे फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आने की हाई पॉसिबिलिटी है, वहाँ ज़मीन के ऊंचे दाम मिलने की भी हाई पॉसिबिलिटी है। अगर खेती की ज़मीन का कोई टुकड़ा किसी सरकारी स्कीम के पास या किसी आने वाली सरकारी स्कीम के पास प्राइम लोकेशन पर है तो वो ज़मीन का टुकड़ा आपको लॉन्ग रन में बढ़िया रिटर्न दिला सकता है। ख़ास बात यह है कि लैंड रिलेटेड डेवलपमेंट धीरे धीरे होने की स्थिति में भी एग्रीकल्चरल लैंड एक ऐसी असेट है जो वक्त के साथ डेप्रिशिएट नहीं होगी, जबकि अपार्टमेंट और फ्लैट के साथ ऐसा नहीं है। बिल्डिंग के साथ दिक्कत यह है कि बीतते वक्त के साथ उसका स्ट्रक्चर पुराना होता जाता है और बिल्डिंग मालिक को मेंटेनेंस पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। अच्छी लोकेशन पर फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्टमेंट करने से आप न केवल मेंटेनेंस कॉस्ट से बच जाते हैं, बल्कि भविष्य में आप उस ज़मीन का इस्तेमाल कानून के हिसाब से कई कामों के लिए कर सकते हैं। जब लोकेशन डेवलप हो जाए तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। हालांकि एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने को लेकर कई नेगेटिव पॉइंट भी हैं। पहला पॉइंट है कि हर कोई एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकता। संबंधित कानूनों के हिसाब से आपको भारत में एग्रीकल्चरल लैंड का मालिक होने के लिए किसान होना ज़रूरी है। भारत के कई राज्यों में ये नियम है, वहीं कुछ राज्यों ने इस नियम को ख़त्म कर दिया है। दूसरा पॉइंट है कि आप खेती की ज़मीन को रेसिडेंशियल में नहीं बदल सकते। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ज़मीन ड्राई होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि कई राज्यों में ज़मीन का मालिकाना हक लिमिट किया गया है। यहाँ लैंड ओनरशिप पर एक सीलिंग फिक्स है।
जिस राज्य में आप एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना चाहते हैं, आपको वहां का लैंड सीलिंग एक्ट देखना होगा। चौथा पॉइंट है कि अगर आप NRI हैं तो आप कानूनी तौर पर भारत में खेती की ज़मीन नहीं खरीद सकते। इसके अलावा आपको लोकल लॉज की जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये सही है कि कृषि भूमि खरीदना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है अगर आपको उस राज्य में कृषि भूमि से संबंधित कानूनों और टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली की जानकारी नहीं है। खेती की ज़मीन के कानून भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग होते हैं, इसीलिए कृषि भूमि के कानूनों और उनकी वैधता के बारे में पूरी जानकारी ना होना नुकसानदायक साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, ज़मीन के मेज़रमेंट के लिए यूज़ किए जाने वाले यूनिट्स की जानकारी होनी भी बेहद ज़रूरी है। यानी आपको पता होना चाहिए कि जितनी गज़ ज़मीन आप खरीद रहे हैं वो स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में कितनी होगी।